और हम शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज से यूपी टेट एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में पहली शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए यूपी सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा आज के अलावा 3 और 4 जुलाई को भी 60 जिलों के 955 केंद्रों पर होगी। अलग अलग शिफ्ट्स में ये परीक्षा होगी। परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 18 लाख से ज्यादा नए कैंडिडेट हैं, जबकि 2 लाख के करीब टीचर कैंडिडेट हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से करीब 2,30,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। केंद्रों के बाहर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती है। साइबर टीमें अलर्ट मोड पर हैं, साथ ही ड्यूटी कर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि पेपर में छात्रों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पेपर शुरू होने के 45 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर खोला गया, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो, पेपर निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसका असर भी ग्राउंड पर अब दिख रहा है। पुलिस जहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है, तो वहीं चेकिंग के अलावा कई अलग से टीमें बनाई गई हैं, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि पेपर शांतिपूर्ण ढंग से हो, क्योंकि महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक हो गया था। उत्तर प्रदेश में आज यूपी टेट का इम्तिहान है। करीब 20 लाख लोग इस इम्तिहान में बैठ रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के निशादगंज में हैं, आर्य कन्या इंटर कॉलेज में, और यहाँ जो इम्तिहान देने जा रहे हैं उनकी कतारें लगी हैं। सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं और एक एक आदमी को चेक किया जा रहा है, और जो लोग अंगूठी या कुछ कड़े पहने हुए हैं उनके अंगूठी कड़े सब उतारे जा रहे हैं। यहाँ पे बाहर एक इस तरह से बैनर लगा है, इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ आप अंदर नहीं ले जा सकते। फ़ोन नहीं ले जा सकते, एयरफोन्स नहीं ले जा सकते, पेन ऐसा नहीं ले जा सकते जो डिजिटल टाइप का कुछ हो, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर, पर्स, वॉलेट, वॉच, किताब, नोटबुक, गॉगल्स, पेपर चिट्स, कुछ भी खाने का सामान, ज्वेलरी, कैमरा, ये सारी चीज़ें अंदर ले जाना मना है। आप कुछ पहने हुई थी, आपकी चूड़ियाँ वगैरह उतरवाई? यस मैम, ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो निकलवाया है, और रिंग्स। ये नहीं मालूम था कि ये नहीं पहन के जाना? नहीं मैम, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन ठीक है कि इससे हाँ दैट इज ओके। यस मैम, पेपर से मतलब है दैट। कितनी तैयारी करके आई हैं आप? तैयारी पूरी है। अब देखते हैं, क्वेश्चन पे पता चलेगा। क्वेश्चन देख के लेवल कैसा होता है। लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारे पेपर लीक्स, नकल, ये सब होता है, तो इंतजाम उसका डर है, उसका डर है। इंतजाम ठीक लग रहा है? इंतजाम तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर चेकिंग हो रही है। जी सब बढ़िया लग रहा है। स्ट्रिक्ट माहौल तो है ही है। अब आगे बस पेपर देने के बाद लीक नहीं होना चाहिए, वो मेहनत खराब हो जाती है। किस तरह के आप लोग को यहाँ इंतजाम लग रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत पेपर लीक हुए हैं? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सब कुछ सही है। तो यहाँ पे गेट पे सब चेक हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि इस बार एक इसके जो दूसरा गेट है, जो कुछ सामान ले आया है, वहाँ जमा करने के लिए काउंटर भी बनाया गया। क्या क्या चीज़ें आप चेक कर रहे हैं? मैम मोस्टली चेकिंग फिक्सिंग की टीम, प्राइवेट टीम, एक्स्ट्रा टीम लगी हुई है। हम लोगों का नहीं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं। फिर भी एहतियातन के तौर पे हम उनके एडमिट कार्ड और उनके आधार कार्ड, फोटो वगैरह मैच कर दे रहे हैं प्रथम दृष्टया। लेकिन चेकिंग के लिए, फिक्सिंग के लिए अलग से टीम सुरक्षित है, वो चेक कर रहे हैं। कोई भी ज्वेलरी हम देख रहे हैं नहीं पहन के? हाँ, ज्वेलरी इन द सेंस मैम, कोई मैरिड है मान लीजिए, तो वो अपने जो है मंगलसूत्र हैं, पायल हैं, बिछियाँ हैं, ये सब पहन सकती हैं। बट अगर हमें लगता है कि कुछ डाउटफुल है, तो हमारे पास HSMD है, हम डिटेक्ट करते हैं उसको कि कोई ऐसी डिवाइस उसमें ना जाए। जी मैम। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 90,000 से ज़्यादा लोग ये 3 दिन जो इम्तिहान होंगे वो देंगे, और आज पहला दिन है। करीब 40,000 लोग यहाँ बैठेंगे। तो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं, 100 के आसपास मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सारे जितने सेंटर्स हैं उसमें सीसीटीवी से निगरानी के आदेश दिए गए हैं, और जो आला अफसर हैं वो जाके देख रहे हैं। अब बड़ा इम्तिहान है, और इसमें बड़ी बात यह है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं वो भी ये इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि अब बिना टीईटी पास किए कोई भी टीचर नहीं हो सकता। देश के कई राज्यों में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश कई जगहों पर काल बनकर भी बरस रही है। मुंबई में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर 200 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई।
जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में आज आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों से ये कहा गया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मुंबई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। कुर्ला स्टेशन रोड की बात करें तो सड़क बारिश के पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो गई। भारी जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत होने लगी। मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बीती रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जिसका हाल ये है कि मुंबई के जो निचले इलाके हैं वो इस वक्त जलमग्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो सड़क इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मुंबई के कुर्ला इलाके की सड़क है। स्टेशन की तरफ जाने वाली ये सड़क पर फिलहाल यातायात तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से जलमग्न हुई इस सड़क पर अपने वाहनों को रास्ता निकालना पड़ रहा है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में इस बारिश पर के चलते इस सड़क भी बंद हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें मुंबई के बीते 24 घंटे में जो हाल है, मुंबई के खासकर अगर मुंबई शहर की बात करें तो वहां पर 134 mm बारिश दर्ज की गई है। मुंबई के पूर्व इलाके में 164 mm बारिश दर्ज की गई है। साथ ही मुंबई का जो पश्चिम उपनगर का इलाका है उसमें 149 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जाहिर है आज ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है। इससे लगातार बारिश इसी तरह से होती रहेगी और साथ ही मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। जिस तरीके से ये सड़क हमें जलमग्न हुई नजर आ रही है, मुंबई के ऐसे ही कई इलाकों में फिलहाल स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बेस्ट की बस से धुआं निकलते आ रहा है। क्या हालत है आगे? बारिश बहुत है इधर। मुंबई में, हमारा कर्नाटक में बारिश नहीं इधर। अच्छा, यहाँ पे क्या कितनी बस भरी पानी भरा हुआ है? पूरा भरा है, टिप्पर गिप्पर इधर अंदर। कार भी पूरा ठहरा है इधर, पूरा भरा हुआ है। भरा भरा। बस चलाने में तकलीफ हो रही है? तकलीफ होते। ये है एक बस चालक, वो खड्डा पड़ा है ना, वो कार भी सब उधर घुस गए उधर पीछे उधर। अच्छा, नाला साफ नहीं हुआ? नाला साफ नहीं हुआ, काम सही नहीं हुआ। ये स्थिति बता रहे कंडक्टर हैं बस के, जो बता रहे हैं कि नाले सफाई ठीक से नहीं हो पाई है, जिसके चलते निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। ये देखिए स्थिति है। हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई का ये जो कुर्ला इलाका जो है पूरी तरह से सड़क जलमग्न हो चुकी है और जो वाहन है वो एक तरफ से ही अपना रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि इस तरफ अगर राइट में देखें तो पानी ज्यादा गहरा है। उसके चलते सड़क सिर्फ एक ही ओर से लोग अपना रास्ता निकालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी है और आने वाले समय में तेज बारिश का भी अंदेशा जताया गया है। साथ ही जो प्रशासन है उसकी ओर से लोगों को यह हिदायत दी गई है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले और सावधानी बरतें। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर में भी सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 घंटे के लिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की है, जिसके चलते हम फिलहाल देख लें कि मुंबई में तेज बारिश जो है लगातार कई इलाकों में हो रही है। इस वक्त हम मुंबई का जो माटुंगा का इलाका वहां पर खड़े हैं और ये जो जलमग्न होती हुई सड़क इस वक्त नजर आ रही है, मुंबई का जो गांधी मार्केट का इलाका है ये वो पूरा हिस्सा है जहां पर इस वक्त पानी जो है लगातार भर रहा है। मेन होल्स की भी बात कर ले तो वहां पर से भी पानी गटर में से लगातार बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जिस तरीके से ड्रेन आउट पानी होना चाहिए वो इस वक्त नहीं हो रहा, ये स्थिति यहाँ की नजर आ रही है। लेकिन एक राहत की बात लोगों के लिए यह है, खासकर वाहन चालकों के लिए, कि सड़क के एक हिस्से में पानी भरा हुआ है, लेकिन चारों अगर सड़कों की बात करें तो इस वक्त आवाजाही जो है ट्रैफिक की वो सुचारू ढंग से चल रही है। ट्रैफिक कहीं पर भी बाधित नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इसी तरह से अगर बारिश जारी रही तो लगातार पानी का स्तर जो है इस इलाके में बढ़ सकता है। जैसे कि ये निचला इलाका है मुंबई का, जो पूरा ये सड़क जो है जलमग्न हो जाती है, जिसके चलते ट्रैफिक भी पूरी तरह से इस सड़क पर थम जाता है। अगर बात करें मुंबई के कई और महानगरों की, खासकर पालघर हो, ठाणे हो, वहां पर लगातार पानी जो है वो इसी तरह से रेड अलर्ट होने की वजह से पानी भर सकता है। निचले इलाकों में ये अंदेशा जताया गया है, इसलिए पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ इन इलाकों में रेड अलर्ट आईएमडी की ओर से यानी कि मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।
मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपने देखी, वहां का हाल आपने जाना। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी लगातार बारिश से कई जगहों में पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे चुका है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, हालांकि लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। मोतीबाग से लेकर मयूर विहार तक कई जगह सड़कें इस वक्त पानी से लबालब हैं। तो दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से झमाझम बारिश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही है। पारा जरूर लुढ़क गया, लेकिन ऑफिस का दिन है। आज सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को भी इस बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। सुबह सुबह हुई बारिश ने दिल्ली के मौसम को एकदम से सुहावना कर दिया है। सुबह दिल्ली में पहले काले बादल छाए और फिर झमाझम हुई बारिश ने दिल्ली में मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया है। दिल्ली वाले पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और ह्यूमिडिटी से परेशान थे। इंतजार था मानसून का और उस मानसून ने अब दिल्ली में दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना था कि राजधानी दिल्ली में मानसून 4 तारीख तक पहुंचेगा, लेकिन 2 दिन पहले हुई इस बारिश ने दिल्ली को एक ठंडी राहत दी है। दिल्ली वाले कई दिनों से भीषण गर्मी और ह्यूमिडिटी से परेशान थे। उम्मीद की जा रही थी कि जब दिल्ली में मानसून दस्तक देगा तब ही तापमान नीचे जाएगा। अभी फिलहाल तापमान 4 से 5 डिग्री बारिश के बाद नीचे गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई मैदानी इलाकों में इस समय झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भी कुछ इलाके मौजूद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों के साथ साथ इस समय पहाड़ी इलाकों में भी बारिश झमाझम हो रही है। उत्तराखंड की ही बात कर लेते हैं। यहां भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अब लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और ज्यादा बारिश की वजह से यहां नदियां इस वक्त उफान पर हैं। फिलहाल आप अलकनंदा नदी का जलस्तर देखिए। जो शिव मूर्ति है वो एक तरह से पानी में समा चुकी है और ये पानी अब नीचे की तरफ आ रहा है। बिहार और यूपी समेत 12 राज्यों में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक जमकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में जलभराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, पूरी एक गाड़ी जो है वो पानी में कैसे समाती चली जा रही है और पानी की रफ्तार इतनी तेज है सड़क पर कि वो अपने साथ गाड़ी को बहाए लिए चली जा रही है। ये पहाड़ी इलाकों में कुछ इस तरह का मंजर है, क्योंकि नदियों नालों का जो उफान वाला पानी है वो जब सड़कों पर आ जाता है तो वो इसी तरीके से वो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाता है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात की। इस वक्त ये पूरा इलाका बारिश से बेहाल है। जम्मू कश्मीर में आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने सबके लिए पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से कल सुबह से यात्रा शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी। वहीं यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। सरकार के निर्देश साफ हैं, बाबा के भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। हालांकि यात्रा और सुरक्षा को लेकर भक्त बेहद खुश हैं। देख रहे हैं, पहली बार हम तो गए थे पहलगांव से गए थे, बालताल से पहली बार देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मतलब मुझे देख के बहुत आश्चर्य लग रहा है। जिस चीज को मैं 35 साल से मतलब जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी तब से ये न्यूज देखता था, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, बट आज देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है और जो बाबा के दर्शन होंगे वो अल्टीमेट होगा। यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा।
मौसम ने भी मौसम में तो वो जैसे देवता फूल बरसाते हैं ना, वैसे वो अमृत बरसा रहे हैं, वैसे ही बरसा रहे हैं भोलेनाथ जी कि आओ और मेरे दर्शन करो, वो ही लेके जा रहे हैं हमें। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ज्यादा इंतजार था, बहुत ज्यादा खुश थे यहाँ आने का, बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ पे इंतजाम किस तरह के लगे? बहुत अच्छे हैं यहाँ इंतजाम, सब चीजें, लंगर है, हर एक चीज की सुविधा दी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, लाइक इट्स माय थर्ड टाइम, तो लाइक खुशी हो रही है कि हम वापस जा रहे हैं, वापस बुलावा है, क्योंकि वहाँ पर वही जा सकते हैं लाइक जिसको बुलावा आया, एंड विच इज वेरी गुड थिंग फॉर मी कि हाँ थर्ड टाइम में जा रही हूँ। को बहुत बेसब्री से इंतजार था बाबा का दर्शन करने के लिए, और बहुत खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। पहली दफा जा रहे हैं। हाँ, तो कैसे यहाँ पे इंतजाम लगे? इंतजाम बढ़िया है, सरकार का व्यवस्था बढ़िया है और हर चीज व्यवस्था बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहले मैंने जैसा बोला था, बाबा ने हर बार मेरी सुनी है। मेरा ये चौथा साल है। बहुत ही आसान होता है, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत मेरी बात नहीं है, और यहाँ पे बस वगैरह सब कुछ है, सभी के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। किस मार्ग से करेंगे? मैं बालताल से कर रहा हूँ और चंदनवाड़ी से मैं नीचे आऊँगा। ये मेरा 11वां वर्ष है। 2011 से प्रति वर्ष मैं भगवती नगर आता हूं और भगवान शंकर जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूर्ण करता हूं। वर्ष में जब भी हम घर जाते हैं, दोबारा आने के लिए इतनी लालसा रहती है कि 2-4 महीना पहले से हमको बड़ा इंतजार रहता है कि कब यात्रा शुरू होगी। एनर्जी अंदर से आ रही है, देख के नींद थकान दूर, कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही है। और तो और मैं अंत में अपने संतों के लिए एक ही बात कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ जय बाबा बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ की जय। बम बम भोले के जयकारों के साथ ये जो देखिए भक्तों का पहला जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो रहा है। हालांकि आज बेस कैंप तक ही जाएगा, फिर उसके बाद वहां से आगे कल यात्रा शुरू होगी। लेकिन सभी भक्त उत्सुक नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े कदम उठाए गए हैं इस बार यात्रा के पूरे रूट पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में क्या नए खुलासे हुए हैं, उनकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। आज कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला के घर से ही हुई है। आज सुबह की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में यह पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को केवल 45 दिन का सीसीटीवी मिला, जिसके आधार पर चोरों की पहचान की गई है। पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया, उसकी तस्दीक उनके बैंक अकाउंट से की जा रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया था या उसे प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च दिया था। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल खंगाल रही है। इसमें भी हैरान करने वाली बातें सामने आ रही है। आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे कि जो रकम उन्होंने अपने बैंकों में जमा की है वो उनके पास कहां से आई। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी पता चला कि पिछले साल महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा। पैंतालीस दिन का सीसीटीवी, चढ़ावा चोरी का रिकॉर्ड बहुत लंबा। चढ़ावा चोरों पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंडिया टीवी पर हमने आपको बताया था कि महाकुंभ के दौरान चढ़ावे में चोरी की शुरुआत हुई। अब ये बात जांच में भी पुख्ता होती जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पिछले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ ये एक ऐतिहासिक और दुनिया का सबसे बड़ा समागम था। यहाँ आए ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाने के साथ साथ अयोध्या का भी रुख किया। जिन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, उन दिनों अयोध्या में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। उस दौरान राम मंदिर में इतना चढ़ावा आया कि काउंटिंग करने वालों की नीयत डोलनी शुरू हो गई।
अब जांच में ये सामने आया है कि चढ़ावा चोरी तो बहुत पहले से हो रही थी। जेल में बंद टिन्नू यादव और दूसरे लोग अब सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इनके बयानों के आधार पर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब काउंटिंग का ये सीसीटीवी देखिए। इस सीसीटीवी को देखकर एसआईटी ने इन चोरों के करतूत के सबूत जमा किए। एसआईटी के पास केवल 45 दिनों के लिए सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। सीसीटीवी से ही आरोपियों की चोरी के सबूत मिले, लेकिन आरोपियों की यह साजिश बहुत पहले से चल रही थी और ये सबूत भी मिटा रहे थे। लेकिन जो सबूत ये नहीं मिटा पाए वो थे इनके बैंक रिकॉर्ड। गिरफ्तार 8 आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड में बहुत पहले से पैसा जमा हो रहा था। आरोपी ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि उनके अकाउंट में जमा पैसा कहां से आया। जांच में पता चला है कि पहले कम चोरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे चढ़ावे की रकम बढ़ी, चोरों ने भी मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। काउंटिंग में लगे इन कर्मचारियों ने जब चोरी की रकम में मोटे नोटों पर हाथ साफ करने शुरू किए तो उसे कवर करने की भी तैयारी शुरू कर दी। चोरी छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जांच में इससे बच नहीं पाए। जांच में पता चला है कि कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। आते जाते समय जो तलाशी होती थी उसमें भी ढिलाई बरती जाने लगी। कलेक्शन और काउंटिंग में लगे लोग बिना पॉकेट की टी-शर्ट और पैंट पहनते थे, लेकिन ये भी बंद हो गया। राम मंदिर में 2024 में भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। उस वक्त नियम भी बनाए गए, सारी व्यवस्थाएं तय की गई, लेकिन इन इंतजामों को हवा होते देर नहीं लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र लगाए गए। यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया। कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने और वहां काम करने वालों के लिए ट्रस्ट ने कड़े नियम बनाए। जांच में पता लगा है कि पहले जब भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था, लेकिन जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए तो चढ़ावा बढ़ने लगा। अब चढ़ावा गिनने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी और बैंक ने कर्मचारी आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। यहीं पर एंट्री हुई इन महाचोरों की और इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जब अयोध्या की तरफ मुड़ी तो चढ़ावे का अंबार लग गया। इसलिए कलेक्शन की गिनती के लिए 40 लोग लगाए गए। इनमें से ज्यादा सिफारिशी थे। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई और आज आस्था और श्रद्धा के प्रतीक राम मंदिर परिसर में पुलिस चोरी के सबूत खंगाल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। चोरी की सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से मिली। पुलिस को अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा की रकम, 1000 से ज्यादा डॉलर्स। दूसरे नंबर पर करुणेश पांडे का नाम आता है जिसके पास से 18 लाख से ज्यादा रकम मिली। तीसरे नंबर पर अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख से ज्यादा रकम मिली। इसके बाद लवकुश का नंबर आता है जिसके पास से 14 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पुलिस को मिली है। एक और आरोपी है रमाशंकर मिश्रा, इसके पास से भी पुलिस ने रिकवरी की है। 7 लाख से ज्यादा की रकम इसके पास से पुलिस ने बरामद की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक करके चोरी के सबूत मिल रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और टिन्नू यादव के ठिकानों से जो बरामद हुआ, जहां जहां से रकम बरामद की गई, इसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। जेल में पूछताछ चल रही है। उससे पहले भी पूछताछ हुई। उसी कड़ाई के बाद पुलिस ने सारा सच उगलवाया है। 7 पन्नों में दान चोरी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए की कुल बरामदगी हुई है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला से 1,121 डॉलर की भी बरामदगी हुई है। अविनाश शुक्ला के पास से 159.54 ग्राम चांदी, 8.14 ग्राम सोने की चेन और 3.44 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें 500 रुपए के 2,850 नोट है। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद किए गए हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके पास से भी 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट मिले हैं।
रही बात रामशंकर मिश्रा की, तो इसके पास से पुलिस ने 7,32,140 रुपए बरामद किए हैं। चोरी के आरोपी अविनाश के घर मंदिर का संदूक भी मिला है, जिसमें लिखा था राम राज्य कोष। उस पर QR कोड भी चिपका था। ये देखिए, ये वो रूम है। इस रूम के अंदर अविनाश और साथ ही जो अभिषेक है वो यहाँ पर रहते थे, और इस ट्रंक के अंदर से रिकवरी हुई है। इस ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश लेकर जाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी पेटी ये भी रखी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है राम राज्य कोष, यानी कि चंदे के लिए QR स्कैनर यहाँ पर लगाया गया है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और इस ट्रंक के अंदर से बताया जा रहा है कि उस दिन रिकवरी की गई थी, जिसमें से पैसे निकाले गए। एक बात और हम आपको साफ कर दें कि अभिषेक और अविनाश का ये योग केंद्र नहीं है, ये योग केंद्र कोई और डॉक्टर चलाते हैं। लेकिन अभिषेक की यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, जो योग गुरु थे, और एक योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी। सीमा जी, हमने देखा कि 5 तारीख को यहाँ से कैश की रिकवरी हुई। अविनाश और उसका भाई अभिषेक, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, कब से रह रहे थे? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे ये सेंटर हमारे गुरुदेव का है, डॉक्टर चैतन्य का, और गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उनमें से एक अभिषेक भी था। उसकी सारी देखभाल गुरुजी करते थे, उसकी फीस वगैरह भी यहाँ तक कि गुरुजी देते थे। और फिर उसने अपनी मेहनत से ये एक नौकरी हासिल की, प्राइमरी में अध्यापक हो गया वो। और जब वो अध्यापक हो गया तो फिर अभी 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को यहाँ लेकर आया, और उसने अपने भाई की नौकरी भी लगवाई। तो बाद में पता चला कि ये राम मंदिर में वहाँ उसकी नौकरी लगी, और अभी पता चल रहा है हाल में कि उसका गबन में नाम आया, और ये सब सुन के बहुत ज्यादा शौक लगा हम लोगों को। इसी रूम के अंदर वो रहते थे? क्या किराए पर दिया हुआ था या कैसे रहते थे? नहीं, उनको अभिषेक को गुरुजी ने रखा था। अभिषेक गुरुजी की सेवा करता था, उनके साथ रहता था। तो अभी गुरुजी करीब 2 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो विवेक सृष्टि उनका आश्रम है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ है। तो अभिषेक यहीं रहता था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के घर से ही बरामद हुआ था। अविनाश के ठिकाने से रिकवरी का CCTV भी सामने आया, जिसमें एक बैग में नोटों का बंडल ले जाते हुए पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। इसी योग सेंटर में अविनाश शुक्ला रहता था। यहाँ उसे उसका बड़ा भाई अभिषेक लाया था। जिन लोगों ने उसे दिन रात देखा, वो गबन की इन खबरों के बाद हैरान है। 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे, तो वो यहाँ लेके अंदर आए। फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ, फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन अब सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक SBI अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके SBI को दिया था। SBI ने राम मंदिर चढ़ावा की गिनती में इन लोगों को लगा दिया। अब बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी लोग थे। चढ़ावा चोरों के क्या है वाराणसी कनेक्शन? हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे बन गए कैशियर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंदिर से चढ़ावा चोरी का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पेरोल पर थे। इस एजेंसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या की नया घाट ब्रांच ने कैश गिनने की प्रक्रिया के लिए हायर किया था।
SBI ने 19 लोगों को कैश काउंटिंग टीम में शामिल करने की मांग की थी, जिसके बाद एजेंसी ने इन लोगों को नौकरी पर रखकर बैंक को उपलब्ध कराया और बैंक ने मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम करने के लिए इन लोगों को भेजा था। हर कर्मचारी को करीब 20,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। असल में ये सारे लोग अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्तेदार और करीबी थे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी पिछले काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसमें काफी तेजी आई। महाकुंभ में अयोध्या में करीब 13 करोड़ श्रद्धालु आए। किसी दिन तो 40-40 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, चढ़ावा भी चढ़ाया। अब जो वहाँ सिस्टम था उसमें लोग कम पड़ गए चढ़ावा की गिनती करने के लिए, लिहाजा नए लोगों को रखा गया। अब जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 6 उसी दौरान मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने में लगाए गए। अब पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, सुरक्षा ठीक नहीं थी, उसका फ़ायदा उठाया और चढ़ावे के पैसे की चोरी करनी शुरू कर दी। राम मंदिर में रोजाना चढ़ावे और दान की रकम अयोध्या के तुलसी नगर SBI शाखा में जमा कराई जाती है। इस नकदी की गिनती, छटाई और सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैंक ने वाराणसी की आउटसोर्सिंग एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करार किया था। अब यही व्यवस्था जांच के दायरे में आ गई है। आरोप है कि जिन कर्मचारियों को हाउसकीपिंग के काम के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में उन्हें चढ़ावा की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर से विरोधियों पर निशाना साधा। संघ प्रमुख ने कहा कि राजनीति का चरित्र ऐसा है कि किसी का अच्छा होता है तो जलने वाले अफराद फैला देते हैं और ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं। संघ प्रमुख ने संदेश दिया कि समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। चुनौतियों का सामना करने पर भागने की जरूरत नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि डटे रहकर मुकाबला करना जरूरी है और तभी जीत मिलेगी। अब राजनीति का चरित्र ऐसा है कि किसी का अच्छा होता है तो जलने वाले अपराध पैदा होते हैं। तो वैसा उस दरबार में भी हुआ और जलने वाले लोग राजा से उसकी शिकायत करने लगे, उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बातों का प्रचार करने का एक तंत्र होता है कि दशा बदलती है, परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है। सदा सर्वदा अच्छी स्थिति किसी को नहीं मिलती, धूप छाव का खेल चलता है। अच्छी परिस्थिति में भी हम होते हैं और बुरी परिस्थिति को झेलने वाले भी हम होते हैं। हम दोनों जगह रहते हैं, अच्छे दिनों में भी हम हैं, बुरे दिनों में भी हम हैं। और इसलिए दिन तो बदलने वाले हैं, ये भी दिन जाएंगे, बताया, ये भी दिन बदलेंगे। दिन बदलते हैं, कायम रहना पड़ता है आदमी को, जो सुख को पचा लेता है और दुख से मुक्त हो जाता है अपने प्रयासों से। लड़ोगे, जीतोगे तो वैभव मिलेगा, मरोगे तो ऐसी गति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती। तो डटे रहना, अड़े रहना, संघर्ष करना, इसमें नुकसान नहीं है। भागना, हारना, बैठ जाना, निराश होना, इसमें नुकसान है। ममता बनर्जी के पुराने साथी ही अब उनको एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी पर कब्जे की कवायद शुरू हो गई है। टीएमसी के बागी गुट के विधायक ऋतव्रत बनर्जी अपनी टीम के सदस्यों के साथ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। चुनाव आयोग से ऋतव्रत बनर्जी को दोपहर 12 बजे का वक्त मिला है। बनर्जी के साथ 10 मेंबर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करेंगे और एक नए गुट को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने का अनुरोध करेंगे। 22 जून को नई तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने ममता बनर्जी को हटाकर अरूप रॉय को तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन बनाया। कुछ दिन पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपने पदाधिकारियों और पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की सूची सौंपी थी। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश करने का फैसला किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहां देर रात कचहेड़ा इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई।
आग लगने के दौरान एक सिलेंडर भी फट गया, जिससे आग और भीषण हो गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के बीच झुग्गियों में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। आधी रात को कैफे में गुंडागर्दी करना एक पुलिस वाले को कैसे पड़ गया महंगा। घर में ऐसा क्या विवाद हुआ कि छोटे भाई ने बीच सड़क पर कर दिया बड़ा फसाद। कहां खाना पसंद ना आने पर भिड़ गए बाराती और घराती। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए अपने शहर की एक्शन से भरपूर खबरें। ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया, पुलिस को टारगेट कर पत्थर फेंके, तो जवाब में पुलिस ने भी उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। बुधवार शाम को जयपुर की ये सड़क घुमंतु और अर्धघुमंतु जातियों की महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की वजह से जंग का मैदान बन गई। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास की तरफ कूच किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और पुलिस पर पथराव कर दिया गया। पथराव होते ही पहले तो पुलिस ने छिपकर बचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। डीएनटी समाज 10% आरक्षण की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर जयपुर में बुधवार को महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत खत्म होने के बाद शाम करीब 6 बजे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की घोषणा की। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। बाइक जैसे ही आगे बढ़ी, किनारे खड़ा युवक आगे बढ़ा और बाइक पर पीछे बैठी महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसों की बरसात करने लगा। अरे बच्ची लग गई यार। एक युवक महिला पर बेरहमी से हमले कर रहा था, तभी उसके पीछे पीछे उसके कुछ और दोस्त आ गए। वो भी महिला और बाइक चला रहे उसके पति को पीटने लगे। सरेआम महिला को पीटने की वारदात यूपी के कानपुर में हुई। ये युवक जिस महिला को बेरहमी से पीट रहा है वो कोई और नहीं, इसकी भाभी है, और यहाँ बाइक चला रहा शख्स इसका बड़ा भाई है। इस युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी भाभी को पीटा। दरअसल घरेलू विवाद के बाद महिला अपने पति के साथ बाइक पर थाने शिकायत दर्ज कराने जा रही थी। तभी महिला के देवर पहले तो धमकी दी और फिर बीच रास्ते में ही रोककर पिटाई शुरू कर दी। महिला की शिकायत के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तीन बदमाश बैंक के सीएसपी सेंटर के अंदर घुसे, शटर गिराया और सीधे कैशियर को पिस्टल की नोक पर ले लिया। एक बदमाश ने कैशियर पर पिस्टल तानी, उसे थप्पड़ जड़ा और धमकाते हुए कैश निकालने को कहने लगा। तो दूसरा बदमाश सेंटर पर बैठे ग्राहकों को पिस्टल दिखाकर धमकाने लगा। इस बीच काउंटर पर रखे कुछ कैश को एक बदमाश ने अपनी जेब में डाला। सेंटर पर बैठे ग्राहकों को धमकाता भी रहा। बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर सीएसपी सेंटर से 1,70,000 रुपए की लूट की और फिर बाइक से फरार हो गए। दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक में लूट की वारदात बिहार के सीतामढ़ी में हुई है, जहां तीनों लुटेरे एक बाइक से पहुंचे। ग्राहक बनकर तीनों सीएसपी सेंटर में घुसे और शटर अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद बंदूक की नोक पर सेंटर के संचालक से 1,70,000 रुपए लूट लिए। कुछ ही मिनट में वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे बाइक से फरार हो गए। लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बाइक के नंबर प्लेट की मदद से लुटेरों की पहचान करने में जुटी है। सब इंस्पेक्टर एक कैफे में पहुंचा और अंदर पहुंचते ही वर्दी का रौब दिखाने लगा। कैफे के काउंटर पर रखी कॉफी के कप तोड़ दिए, काउंटर के दूसरे सामान को भी तोड़ दिया। इसके साथ ही कैफे संचालक और वहां बैठे ग्राहकों के साथ बदसलूकी भी की। लेकिन इस तरह कैफे में गुंडागर्दी करना एएसआई को महंगा पड़ गया। विभाग ने एएसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस वाले की गुंडागर्दी की तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है और ये घटना 6 जून की है, जब सब इंस्पेक्टर संदीप कदम
नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। आधी रात के बाद करीब 1:45 बजे एसआई पुणे के शिरोल स्थित फ्लाइंग जिप्सी नाम के इस कैफे में दाखिल हुए। उस समय कैफे बंद होने की तैयारी में था। अंदर कुछ कस्टमर भी बैठे थे। अंदर घुसते ही एएसआई कदम ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया। कैफे में मौजूद ग्राहकों को एएसआई कदम ने फौरन बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। कैफे के स्टाफ के मुताबिक एएसआई कदम ने उनके साथ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा में बात की। एएसआई की ये गुंडागर्दी कैफे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुणे पुलिस ने फौरन इस पर एक्शन लिया। टक्कर पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप कदम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। महिला सड़क पर झाड़ू लेकर कुछ कह रही है, तभी एक युवक आया और महिला को पीटने लगा। महिला नीचे गिर गई। उसी युवक के घर से आई एक महिला ने जमीन पर गिरी महिला के सिर पर पत्थर से वार किए। इस बीच पीली शर्ट वाला शख्स युवक को दूर ले गया तो महिला ने बड़ी ईंट उठाकर दूसरी महिला के सिर पर दे मारी। महिला किसी तरह संभल कर उठी और मारने के लिए ईंट उठाने लगी। तभी इस महिला ने झाड़ू से उसकी पिटाई कर दी। पूरी गली में चीख पुकार मच गई। ये घटना यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां सिरसागंज के सैदलपुर में सिया देवी सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। इस महिला की पिटाई केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि सफाई के दौरान धूल उड़ रही थी। दबंगों के परिवार वालों ने उसे सफाई करने से मना किया। जब सिया देवी ने बहस की तो प्रेमलता और उसके परिजनों ने उसे बुरी तरह मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पिटाई से सिया देवी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उनके सिर में चोट आई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। होटल के सामने का इलाका जंग का मैदान बना है और इस जंग में हथियार बना है खाने पीने के सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। किसी ने समोसे छानने वाले बर्तन को हथियार बनाया तो किसी ने कुर्सी ही उठा ली। पहले तो होटल के सामने मारपीट हुई, फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगा। मारपीट की यह वारदात पटना की है, जहां मामूली विवाद पर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। मंगलवार देर शाम को वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों पटना के करीब बाढ़ के उमानाथ मंदिर में शादी कराने पहुंचे थे। शादी के बाद एक होटल में सबका भोजन चल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ जो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और फिर होटल से छनौटा छोलनी लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालांकि इस बारे में किसी भी पक्ष ने पुलिस से कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।